दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी मुल्क का सबसे बड़ा रहबर मर जाए और कई हफ्तों तक उसका जनाजा तक ना पढ़ाया जाए, न दफनाया जाए, न उसकी बॉडी लोगों को दिखाई जाए, तो दुनिया में कितने सवाल उठेंगे। यही कुछ इस वक्त ईरान के साथ हो रहा है। 1 मार्च 2026 को ईरानी हुकूमत की तरफ से वह खबर सामने आई जिसने सिर्फ ईरान नहीं बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया को हिलाकर रख दिया था। ऐलान किया गया कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई दुश्मनों के हमले में मारे गए हैं। खबर सामने आते ही हर तरफ सन्नाटा छा गया। लोगों को लगा कि अब कुछ ही दिनों में दुनिया इतिहास का सबसे बड़ा जनाजा देखने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिन गुजर गए, फिर हफ्ते बीत गए, मगर न जनाजा हुआ न दफन किया गया। और यहीं से लाखों लोगों के दिल में एक ही सवाल पैदा हुआ कि आखिर अली खामनेई की बॉडी है कहां? अगर उनकी मौत हो चुकी है तो फिर उन्हें दफन क्यों नहीं किया जा रहा? क्या कोई ऐसी बात है जो ईरानी हुकूमत दुनिया से छुपा रही है? इन सवालों का जवाब समझने के लिए हमें आज से करीब 37 साल पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि आज जो कुछ हो रहा है उसका रिश्ता सीधे 1989 के एक ऐसे वाकये से जुड़ा है जिसे दुनिया आज तक नहीं भूली। यह वह साल था जब ईरान के पहले सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी का इंतकाल हुआ। उनकी मौत के बाद ईरान में जो मंजर बना वह इतना बड़ा था कि आज भी उसे दुनिया के सबसे बड़े जनाजों में गिना जाता है। लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग सड़कों पर उतर आए थे। हर तरफ इंसानों का समंदर था। लोग रो रहे थे, मातम कर रहे थे, अपने सीने पीट रहे थे और हर कोई बस एक बार अपने रहबर का आखिरी दीदार करना चाहता था। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि किसी को सही गिनती तक नहीं मालूम कि वहां कितने लोग थे। कुछ कहते हैं 80 लाख, कुछ कहते हैं 1 करोड़ से भी ज्यादा। हालात इतने बेकाबू हो गए थे कि जनाजे का पूरा निजाम टूट गया। भगदड़ मच गई, लोग जख्मी हुए, कई लोग मारे गए और भीड़ ताबूत तक पहुंच गई। ताबूत टूट गया और रूहुल्लाह खुमैनी की बॉडी जमीन पर गिर गई। लोगों ने उनके कफन के टुकड़े तक फाड़ लिए ताकि उन्हें अपने पास बरकत के तौर पर रख सकें। सिक्योरिटी वालों को हवा में फायरिंग करनी पड़ी, हेलीकॉप्टर बुलाना पड़ा, पहला जनाजा रोकना पड़ा, फिर कई घंटों बाद बहुत सख्त बंदोबस्त के साथ दोबारा दफन किया गया। अब जरा सोचिए, जब 1989 में सिर्फ एक नेचुरल मौत के बाद इतना बड़ा हुजूम उमड़ पड़ा था, तो आज क्या होगा? आज मामला उससे कहीं बड़ा है, क्योंकि इस बार कहा जा रहा है कि अली खामनेई बीमारी से नहीं मरे बल्कि दुश्मन के हमले में मारे गए। यानी उनके चाहने वालों की नजर में वह सिर्फ एक लीडर नहीं रहे बल्कि एक शहीद बन गए। और जब किसी मुल्क का सबसे बड़ा रहबर दुश्मन के हाथों मारा जाए तो उसका जनाजा सिर्फ जनाजा नहीं रहता बल्कि वह पूरे मुल्क के गुस्से, दर्द और जज्बात का इजहार बन जाता है। यही पहली बड़ी वजह मानी जा रही है कि ईरान अभी उनका जनाजा नहीं करवा रहा, क्योंकि इस वक्त मुल्क पूरी तरह महफूज हालत में नहीं है। जंग का खतरा अब भी मौजूद है, बड़े शहर अब भी निशाने पर हैं। ऐसे माहौल में अगर लाखों या करोड़ों लोग एक जगह जमा होते हैं तो वह दुश्मन के लिए बहुत आसान निशाना बन सकते हैं। सोचिए, अगर जनाजे के दौरान हमला हो जाए तो कितनी बड़ी तबाही हो सकती है। शायद इसी खतरे की वजह से ईरानी हुकूमत इंतजार कर रही है कि पहले हालात कुछ संभल जाएं, फिर इतना बड़ा जनाजा कराया जाए। लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं है, इसके पीछे एक और बड़ी सोच भी बताई जा रही है, और वह यह है कि ईरान इस जनाजे को सिर्फ दफन की रस्म नहीं बनाना चाहता बल्कि एक बहुत बड़ा पैगाम बनाना चाहता है। क्योंकि दुनिया की सियासत में कुछ मौके ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक घटना नहीं रहते बल्कि आने वाले कई सालों का रुख तय कर देते हैं। ईरान चाहता है कि जब अली खामनेई का जनाजा निकले तो वह सिर्फ एक मजहबी रस्म न लगे बल्कि पूरी दुनिया को दिया गया एक खुला जवाब लगे। ऐसा जवाब जिसमें सड़कों पर इंसानों का समंदर उमड़ पड़े और दुनिया देखे कि एक रहबर की मौत ने इस सिस्टम को कमजोर नहीं बल्कि और ज्यादा मजबूत कर दिया है। बहुत से जानकारों का मानना है कि ईरान इस जनाजे को एक सियासी और जज्बाती ताकत के प्रदर्शन के तौर पर इस्तेमाल करेगा, ताकि अमेरिका, इजराइल और पश्चिमी दुनिया को साफ दिखाया जा सके कि एक आदमी को मार देने से पूरा सिस्टम खत्म नहीं होता, बल्कि कई बार ऐसा हमला लोगों को और ज्यादा जोड़ देता है। यही चीज ईरान के अंदर भी देखने को मिल रही है। जो लोग पहले अलग अलग राय रखते थे
उनमें से भी बहुत से लोग बाहरी हमलों के बाद एक झंडे के नीचे आते दिखाई दिए, क्योंकि जब किसी मुल्क पर बाहर से हमला होता है तो अंदर के मतभेद अक्सर पीछे रह जाते हैं और कौमी जज्बा आगे आ जाता है। ईरानी हुकूमत इस बात को अच्छी तरह समझती है, इसीलिए बहुत मुमकिन है कि वह सही वक्त का इंतजार कर रही हो, ताकि जब जनाजा निकले तो वह इतिहास का हिस्सा बन जाए, एक ऐसा मंजर जिसे दुनिया सालों तक याद रखे। एक और अहम बात यह भी है कि इतने बड़े रहबर की मौत के बाद सिर्फ दफन नहीं होता, बल्कि उनके बाद के दौर की शुरुआत भी होती है, यानी उनकी तदफीन का दिन एक नए मरहले का ऐलान भी बन सकता है। इसीलिए यह भी मुमकिन है कि ईरान अपने अंदरूनी हालात, अपनी नई क़यादत और अपने पूरे सिस्टम को पूरी तरह मजबूत करना चाहता हो और उसके बाद इस जनाजे को दुनिया के सामने पेश करे। लेकिन इन तमाम सियासी वजहों से हटकर एक इंसानी पहलू भी है, क्योंकि करोड़ों लोगों के लिए अली खामनेई सिर्फ एक हुकूमती चेहरा नहीं थे, बल्कि वह उनके लिए एक मजहबी रहनुमा, एक इनकलाबी पहचान और एक एहसास का नाम थे। इसीलिए जब भी उनका जनाजा होगा, वह सिर्फ ईरान का नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों और सियासी हलकों की निगाहें उसी पर होंगी। तो अगर कोई आज यह पूछे कि आयतुल्लाह अली खामनेई को अभी तक दफन क्यों नहीं किया गया, तो सबसे मजबूत जवाब यही है, क्योंकि ईरान सिर्फ एक दफन की तैयारी नहीं कर रहा, बल्कि वह इतिहास के सबसे बड़े और सबसे असरदार जनाजों में से एक की तैयारी कर रहा है। ऐसा जनाजा जो सिर्फ एक इंसान की आखिरी रस्म नहीं होगा, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक पैगाम होगा। एक ऐसा पैगाम जो बताएगा कि रहबर मर सकता है, लेकिन उसका असर, उसकी सोच और उसके पीछे खड़े लोग इतनी आसानी से खत्म नहीं होते। और अब पूरी दुनिया बस उस दिन का इंतजार कर रही है जब तेहरान की सड़कें फिर से इंसानों के समंदर से भरेगी और दुनिया एक बार फिर इतिहास को अपनी आंखों के सामने बनते हुए देखेगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, वैसे वैसे नए नए कयास भी सामने आ रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि अली खामेनेई की मौत की खबर को लेकर भी पूरी तरह यकीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ना कोई पुख्ता तस्वीर सामने आई, ना कोई वीडियो और ना ही किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्रोत ने इसे पूरी तरह कंफर्म किया। यहीं से एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या वाकई उनकी मौत हुई है या फिर यह एक रणनीतिक खामोशी है? दुनिया की सियासत में कई बार ऐसा भी हुआ है जब बड़े लीडर्स को लेकर जानबूझकर सस्पेंस बनाए रखा गया ताकि दुश्मनों को भ्रम में रखा जा सके। कुछ जानकार यह भी मानते हैं कि हो सकता है अली खामनेई को किसी सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया गया हो और उनकी मौजूदगी को पूरी तरह गुप्त रखा जा रहा हो। अगर ऐसा है तो यह सिर्फ एक सुरक्षा कदम नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी रणनीति हो सकती है, क्योंकि जब दुश्मन को यही नहीं पता होगा कि उसका निशाना जिंदा है या नहीं, तो उसकी पूरी प्लानिंग कमजोर पड़ सकती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग यह भी कहते हैं कि ईरान शायद रूहुल्लाह खोमेनी के वक्त हुई अफरा तफरी से सबक ले चुका है और इस बार वह कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहता, इसलिए हर कदम बहुत सोच समझकर उठाया जा रहा है। एक और दिलचस्प बात यह भी सामने आ रही है कि ईरान इस पूरे मामले को सिर्फ अपने अंदर तक सीमित नहीं रख रहा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका असर दिखाना चाहता है। यानी जब भी सच्चाई सामने आए, वह इतनी बड़ी हो कि पूरी दुनिया का ध्यान उसी पर टिक जाए। अब सवाल यह है कि क्या यह इंतजार और लंबा चलेगा या फिर अचानक एक दिन ऐसा आएगा जब पूरी दुनिया को एक साथ सब कुछ दिखा दिया जाएगा, जनाजा भी, भीड़ भी और वो जज्बात भी जो अभी सिर्फ अंदाजों में छिपे हुए हैं। दोस्तों, सच्चाई चाहे जो भी हो, एक बात तो तय है, यह मामला सिर्फ एक इंसान की मौत का नहीं है, बल्कि यह उस सोच, उस सिस्टम और उस ताकत का इम्तिहान है जो सालों से दुनिया की सियासत को प्रभावित करती आई है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में ईरान इस खामोशी को कैसे तोड़ता है, एक ऐतिहासिक ऐलान के साथ या फिर और भी बड़े रहस्य के साथ। दोस्तों, क्या आपको भी यही लगता है कि अली खामनेई की जो मौत हुई है, उनका जो अभी तक दफन नहीं हुआ है, वह उसकी वजह क्या रही होगी? और क्या आपको लगता है कि ईरान ने अली खामनेई को चुपके से दफन कर दिया है ताकि लोगों को यह पता ना चल सके कि उनकी कब्र कहां पर है? तो आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, ईरान इजराइल जंग के बीच 1450 साल पुरानी बताई हुई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ऐसी निशानी सच हो गई है जिसे जानने के बाद आप चौंक जाएंगे।
यकीन माने, ईरान के बारे में आपने ऐसी जानकारी पहले कभी नहीं सुनी होगी जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। आज से 1450 साल पहले जब दुनिया कबायली जंगों में उलझी हुई थी, उस वक्त अल्लाह के रसूल ने एक ऐसी कौम की जहानत की गवाही दी थी जो फारस में आबाद थी, जिसे आज हम ईरान के नाम से जानते हैं। आपको मालूम है, यह वो सिविलाइजेशन है जिस पर इतनी पाबंदी होने के बावजूद ईरान के लोग IQ नंबर में दुनिया के चौथे स्थान पर आते हैं। यहाँ की औरतों का एजुकेशन रेट 99% है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यहाँ पर प्रोफेसर, इंजीनियर्स और साइंटिस्ट पाए जाते हैं। और सबसे हैरानी की बात, जो शायद बहुत कम लोग ईरान के बारे में जानते होंगे, कि ईरान के पास अपना गूगल है, अपना यूट्यूब है और अपना फेसबुक है। फूड डिलीवरी सिस्टम जैसे हमारे यहाँ ब्लिंकिट है, वहां उनका अपना एप्लीकेशन है, उनका खुद का अपना इंटरनेट है। आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि आज हम इंडिया में अपना एक एप्लीकेशन नहीं बना पाए इस लेवल का। अल्लाह ने जो इस कौम को नॉलेज और इल्म अता फरमाया है, उसकी पूरी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। इतनी पाबंदी जिस मुल्क पर लगी हो और वह इतना पावरफुल बनकर सामने आया है जो दुनिया की सुपर पावर को घुटने टिकाने पर मजबूर कर दे। ईरान कोई ऐसा वैसा देश नहीं है दोस्तों, बल्कि यह नॉलेज सेंटर है। आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद कीजिए जो हरफ बा हरफ सच हो रही है। सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में ये हदीस मौजूद है। हजरत अब्बू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठे हुए थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरह जुमा की आयतें नाजिल हुई, जिसमें कुछ लोगों का जिक्र था। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कौन लोग हैं? आपने खामोशी इख्तियार फरमाई। जब तीसरी बार पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ हजरत सलमान फारसी रदियल्लाहु ताला अन्हु के कांधे पर रखा और फरमाया, अगर ईमान सुरैया सितारे के एक झुरमुट के पास भी होता तो इन लोगों यानी अहले फारस में से कुछ मर्द उसे वहां से भी हासिल कर लेते। आज 2026 में जब आप ईरान को देखते हैं तो ईरान ने वह पावर और टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है जो दुनिया के बड़े बड़े देशों के पास नहीं है। तारीख इस्लाम गवाह है कि इस पेशे नगोई का ज़हूर इसी फारस यानी ईरान के इलाके में हुआ था। इस्लाम के अजीम मुहद्दिसीन जैसे इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम और हजरत इमाम अब्बू हनीफा का ताल्लुक भी इसी खित्ते से था। इस्लामिक गोल्डन एज उठाकर आप देखें तो आपको हैरत होगी कि इल्मे हदीस से लेकर केमिस्ट्री, रियाजी, मैथ्स और सितारों के इल्म तक जितने भी बड़े और तेज दिमागदार पैदा हुए, उनमें से एक बड़ी अक्सरियत का ताल्लुक इसी खित्ते यानी कदीम खुरासान और फारस से था, जिसकी तरफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया था। यह वह लोग थे जिन्होंने यूनानी इल्म को न सिर्फ महफूज किया बल्कि उसे तजुर्बाती साइंस में बदलकर एडवांस दुनिया की बुनियाद रखी। और आज 2026 के ईरान को जब हम देखते हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह पेशेनगोई हरफ बा हरफ सच होती हुई नजर आती है। यहाँ के लोगों के अंदर टैलेंट कूट कूट कर भरा है। यहाँ की फुटबॉल टीम दूसरे नंबर पर आती है जापान के बाद। यहाँ के लोगों की जहानत यानी IQ लेवल की बात करें तो दुनिया के चौथे नंबर पर आते हैं। अमेरिका तो ईरान के आसपास भी नहीं है। अल्लाह ने इस मुल्क को एक कवच की तरह बनाया है। यही वजह है कि कोई भी ताकत इसको मुकम्मल तौर पर जीत नहीं पाई। ये वो बातें थी दोस्तों जो ईरान के बारे में बहुत कम मुसलमान जानते थे। अगर आप भी चाहते हैं कि लोग इन निशानियों से बेदार हों तो इस वीडियो को हर एक इंसान तक जरूर पहुंचाएं। दोस्तों, अगर हम ईरान की इस ताकत को और गहराई से समझें तो हमें इसके पीछे छुपी हुई सदियों की मेहनत, इल्म और सब्र की कहानी नजर आती है। दोस्तों, ईरान सिर्फ आज का पावरफुल मुल्क नहीं है, बल्कि यह हजारों साल पुरानी तहजीब और इल्म का वारिस है। जब आप कदीम फारस की तारीख उठाकर देखते हैं तो आपको अकेमेनिड एम्पायर से लेकर ससानी सल्तनत तक एक ऐसी हुकूमत नजर आती है जिसने दुनिया के बड़े हिस्से पर राज किया। ये वही जमीन है जहां साइरस द ग्रेट जैसे बादशाह पैदा हुए, जिन्होंने इंसाफ और इंसानियत की मिसाल कायम की। फिर वक्त बदला, इस्लाम आया और फारस की सरजमीन ने इस्लाम को सिर्फ कबूल ही नहीं किया बल्कि उसे इल्म और तहजीब के साथ
पूरी दुनिया में फैलाने में अहम किरदार अदा किया। दोस्तों, अगर आप इस्लामिक गोल्डन एज को देखें तो आपको एक बात साफ नजर आएगी कि इस दौर के सबसे बड़े दिमाग इसी इलाके से उठे थे। इब्ने सीना, जिन्हें दुनिया आज एविसेना के नाम से जानती है, उन्होंने मेडिसिन की ऐसी किताब लिखी जो सैकड़ों साल तक यूरोप की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती रही। अल ख्वारिज्मी, जिनके नाम से एल्गोरिदम शब्द निकला, उन्होंने मैथ्स और कंप्यूटर साइंस की बुनियाद रखी। उमर खय्याम, जो सिर्फ शायर ही नहीं बल्कि एक महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री भी थे। यानी दोस्तों, यह कोई मामूली इलाका नहीं था, बल्कि यह दुनिया का असली नॉलेज हब था। और अब जरा आज के ईरान को देखिए। इतनी सख्त पाबंदियों के बावजूद यह मुल्क साइंस और टेक्नोलॉजी में लगातार आगे बढ़ रहा है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, मिसाइल सिस्टम और मेडिकल रिसर्च में ईरान ने जो मुकाम हासिल किया है वह किसी से छुपा नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ईरान दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जो खुद अपनी बैलिस्टिक मिसाइलें बनाते हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी में भी ईरान ने अपने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। और सिर्फ मिलिट्री ही नहीं बल्कि एजुकेशन और रिसर्च में भी ईरान बहुत आगे है। हर साल हजारों की संख्या में इंजीनियर्स और साइंटिस्ट यहां से निकलते हैं। मेडिकल साइंस में ईरान ने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो दुनिया के बड़े बड़े देशों को हैरान कर देते हैं। दोस्तों, एक और दिलचस्प बात जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी कि ईरान ने सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया है। जब पूरी दुनिया ने उस पर पाबंदियां लगाईं, तब उसने खुद अपने सिस्टम बनाए, अपना बैंकिंग सिस्टम, अपना इंटरनेट नेटवर्क, अपने सोशल प्लेटफॉर्म, यहां तक कि अपने इंडस्ट्रियल सिस्टम भी। यानी जहां दूसरे देश बाहर पर डिपेंड रहते हैं, वहीं ईरान ने खुद को अंदर से इतना मजबूत बना लिया कि वह हर मुश्किल का सामना कर सके। और यही वह चीज है जो उसे खास बनाती है। अगर आप ईरान के लोगों को देखें तो आपको उनमें एक अजीब सा जज्बा नजर आएगा। यह लोग मुश्किल हालात में भी हार नहीं मानते। यही वजह है कि इतने दबाव के बावजूद यह मुल्क लगातार आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, आज की दुनिया में ताकत सिर्फ हथियारों से नहीं मापी जाती, बल्कि इल्म, टेक्नोलॉजी और सब्र से मापी जाती है। और इन तीनों चीजों में ईरान ने खुद को साबित किया है। इतिहास गवाह है कि जो कौमें इल्म को पकड़ लेती हैं, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। और शायद यही वजह है कि फारस की यह सरजमीन हर दौर में उठकर खड़ी होती रही है। आज अगर आप गौर करें तो आपको समझ आएगा कि यह सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक आइडिया है। एक ऐसा आइडिया जो यह बताता है कि अगर किसी कौम के पास इल्म, सब्र और यकीन हो तो वह हर मुश्किल को पार कर सकती है। और यही वह हकीकत है जिसे समझना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप ईरान का नाम सुने तो सिर्फ खबरों की हेडलाइंस मत देखिए, बल्कि उसके पीछे छुपी हुई उस लंबी तारीख, उस इल्म और उस जज्बे को समझने की कोशिश कीजिए जिसने उसे आज यहां तक पहुंचाया है। क्योंकि यह कहानी सिर्फ ईरान की नहीं है, बल्कि यह हर उस कौम के लिए एक सबक है जो आगे बढ़ना चाहती है। और अगर हम इस कहानी को और आगे बढ़ाएं तो हमें एक और बेहद अहम पहलू नजर आता है जो ईरान को बाकी मुल्कों से अलग बनाता है। दोस्तों, ईरान ने सिर्फ दुनिया से मुकाबला ही नहीं किया, बल्कि अपनी एक अलग पहचान भी बनाई है। आज की दुनिया जहां कल्चर और सोच तेजी से बदल रही है, वहां ईरान ने अपनी तहजीब, अपनी पहचान और अपने उसूलों को भी संभाल कर रखा है। यहाँ की मस्जिदें, यहाँ के मकबरे और यहाँ के इल्मी मरकज आज भी उस गौरवशाली इतिहास की गवाही देते हैं जो सदियों पहले शुरू हुआ था। तेहरान से लेकर मशहद और कुम तक हर शहर में आपको इल्म और रूहानियत का एक अजीब सा मेल देखने को मिलता है। और यही वह चीज है जो एक कौम को सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि मुकम्मल बनाती है। दोस्तों, आज जब पूरी दुनिया डिजिटल वॉर और इकोनॉमिक प्रेशर के दौर से गुजर रही है, तो ईरान ने यह दिखा दिया है कि असली ताकत अंदर से आती है। अगर बुनियाद मजबूत हो तो कोई भी तूफान आपको गिरा नहीं सकता। यही वजह है कि बार बार पाबंदियों और दबावों के बावजूद यह मुल्क न सिर्फ खड़ा है बल्कि आगे भी बढ़ रहा है। तो यह समझना बहुत जरूरी है कि ईरान की कहानी सिर्फ एक देश की नहीं बल्कि एक ऐसी सोच की कहानी है जो हमें यह सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादा मजबूत हो तो कामयाबी जरूर मिलती है।